नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हिंदी साहित्य की इस निःशुल्क क्लासेज में। साथियों, संपूर्ण हिंदी साहित्य को हम निःशुल्क रूप से पढ़ रहे हैं। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। साथियों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत संपूर्ण आदिकाल को हम देख चुके हैं। भक्ति काल के अंतर्गत हम संत काव्य परंपरा को कंप्लीट कर चुके हैं और सूफी काव्य जो परंपरा है उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। कल एक क्लास सूफी काव्य परंपरा से हुई थी जिसमें सूफी काव्य परंपरा का अर्थ, उसकी विशेषताएं, उसकी जो मुख्य जो प्रवृत्तियां थी उन पर चर्चा हम कर चुके थे। जो विद्यार्थी आज ही हमसे जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। साथ में एक सूचना और है कि शाम को 8 बजे लाइव क्लास हमारी हिंदी साहित्य से ही व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी होती है, तो वहाँ भी आप निःशुल्क रूप से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी जो लिंक है वो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप इस नाम से एक बार देख लीजिएगा, पीके एडवांस साइको। ये हमारा एप्लीकेशन है, तो यहाँ से आप हैंड रिटन नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आप हमारा टेलीग्राम भी निःशुल्क रूप से ज्वाइन कर सकते हैं, पीके एडवांस स्टडी। अगर आप ये टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो ये सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। साथियों, देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी का संपूर्ण विवरण आज हम पढ़ने वाले हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचना, इनके महत्वपूर्ण कथन, सारी चीज़ों पर अपन चर्चा आज करने वाले हैं। देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी की बात करेंगे हम। मलिक मोहम्मद जायसी, देखिए, सूफी काव्य धारा के ये प्रमुख कवि हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो आपके लिए ही बन जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य धारा से संबंध रखते हैं। तो ध्यान रखिए, कौन सी काव्य धारा से संबंध रखते हैं साथियों? सूफी काव्य धारा से अपना ये संबंध रखते हैं। इनका जो जन्म है वो हुआ 1492 ईस्वी में। साथियों, कब हुआ? 1492 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1542 ईस्वी में हुई थी। साथियों, कब हुई थी? 1542 ईस्वी में। जन्म स्थान इनका ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। जन्म स्थान कहाँ पर है? जायस। कहाँ पर साथियों? जन्म स्थान हुआ था इनका जायस। अभी जायस के बारे में कुछ स्पेशल बात है जो नोट करके मैंने यहाँ लिखा है। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ होगी मैं आपको विशेष रूप से उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, जायस नामक स्थान से संबंधित होने के कारण इनका नाम बताओ क्या पड़ा है? जायसी। अर्थात इनका जो जन्म स्थान था वो क्या था? जायस। जन्म स्थान क्या था? जायस। इस जायस के होने के कारण ही इनका जो नाम पड़ा था, बताओ क्या पड़ गया था? जायसी नाम इनका पड़ा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक आपको इनका जन्म काल भी अच्छे से याद रखना है। इनका जन्म काल है 1492, मृत्यु काल इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जन्म स्थान महत्वपूर्ण है, जायस। इसी कारण बताओ ये क्या कहलाए? जायसी कहलाए। चलिए आगे मैं बात करूं आपसे। देखिए, जायस नामक स्थान से संबंधित होने के कारण ये क्या कहलाए थे बताओ? जायसी इनका नाम पड़ा। इनके जो गुरु का नाम था वो सूफी फकीर शेख मोहिदी या महिउद्दीन भी नाम से वो जाने जाते थे। सैयद अशरफ शेख बुरहान। कितना अच्छा, इधर कितना लंबा चौड़ा नाम है। आप इस नाम से इनको याद रख सकते हैं। महिउद्दीन इनके किसका नाम था बताओ? इनके गुरु का नाम था। इनकी प्रमुख रचनाएं, भाई यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। एक एक रचनाओं की अपन अच्छे से चर्चा भी करेंगे विशेष रूप से। इनकी प्रमुख रचनाओं में है पद्मावत। कौन सी बताओ? पद्मावत। पद्मावत क्या है? महाकाव्य है। अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, लघु प्रेमाख्यान है। क्या है बताएंगे अभी? गहरानामा या मसलानामा। देखिए साथियों, ये जो इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं से प्रश्न किस तरह से आ सकता है? सीधा सीधा प्रश्न ये बनता है कि निम्न में से मलिक मोहम्मद जायसी से संबंध नहीं है। यानी कि या फिर प्रश्न पूछेगा निम्न में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है, या फिर कुछ और रचनाएं दी जाएगी, उसमें प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है। तो ध्यान रखना, पद्मावत तो हम सभी ने सुना है, पद्मावत तो वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सारी जो रचनाएं हैं, इनकी एक एक रचना बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत प्रसिद्धि उन्होंने ली हुई है। तो पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है, गहरा नामा है और मसला नामा है। ये सारी की सारी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए, बात करें हम कि जो कुछ विशेष तथ्य हैं कि पद्मावत रचना के संबंध में, अर्थात जो इनकी रचना है पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की, जो 1540 में लिखी गई, जिसे महाकाव्य का दर्जा दिया गया, यह जो रचना है, इस रचना से संबंधित महत्वपूर्ण जो विशेषता है उनकी चर्चा करेंगे, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो चर्चा करते हैं अपन इनकी रचनाओं की। रचनाओं में अपन किसकी चर्चा कर रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण रचना इनकी कौन सी बताओ? पद्मावत। देखिए, पद्मावत जो रचना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ किसकी चर्चा कर रहे हैं अपन? पद्मावत की चर्चा अपन कर रहे हैं। पद्मावत क्या है? एक महाकाव्य है। पद्मावत क्या है? महाकाव्य है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले ये प्रश्न पूछा जाता है, पद्मावत का जो रचना काल है वो है 1540 ईस्वी। अगर हिस्ट्री संबत के आधार पर देखें तो 947 माना
जाता है। तो 1540 पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, तो ये आप नोट कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कथन है साथियों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को हिंदी साहित्य का क्या माना है? प्रथम बड़ा महाकाव्य माना है। तो सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से बनेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य किसे माना है? तो ध्यान रखिए किसे माना है। आपका जो ग्रंथ है बताओ कौन सा? पद्मावत, जैसे महाकाव्य का दर्जा भी दिया गया है। महाकाव्य श्रेणी की इस रचना का विभाजन 57 खंडों में किया गया है। कितने खंडों में? इसका रचना का जो ये जो संपूर्ण रचना है पद्मावत, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 57 खंडों में, 57 भागों में इसको बांटा गया है। इसे सूफी काव्य परंपरा का प्रौढ़तम काव्य माना जाता है। कैसा प्रौढ़तम? प्रौढ़तम से मतलब है प्राचीनतम, प्राचीनतम अर्थात जिसमें संपूर्ण परिपक्वता आपको दिखाई देती है, ऐसा इसे माना जाता है इस काव्य को, पद्मावत को। इसमें चित्तौड़ के राजा, महत्वपूर्ण तथ्य है, इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन एवं सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह उत्तर जीवन का मार्मिक चित्रण किया गया है। ध्यान रखना है, इसमें कौन से राजा? चित्तौड़ के राजा बताओ कौन से? रतन सेन। तो सीधा सीधा पूछा जाएगा नायक के बारे में, रतन सेन हो जाएगा। एवं सिंगल द्वीप श्रीलंका की राजकुमारी बताओ कौन थी? पद्मावती। तो रतन सेन तो इसका नायक हो गया और पद्मावती कौन हो गई? इसकी नायिका हो गई। कि प्रेम विवाह तथा विवाह उत्तर यानी विवाह के बाद जीवन का मार्मिक चित्रण इसके अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। देखिए, इसकी कथा वस्तु है उसको दो भागों में बांटा गया है। इसी कथा वस्तु को कितने भागों में बांटा गया साथियों? इसकी कथा वस्तु को कितने भागों में बांट लिया? दो भागों में। किसकी बात कर रहे हैं अपन? पद्मावत की बात कर रहे हैं। जब कब लिखी गई बताओ पद्मावत? 1540। कब लिखी गई थी? 1540। बताओ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या कहा था? प्रथम बड़ा महाकाव्य इसे कहा था। तो इसको कितने भागों में बांट लिया? दो भागों में बांटा। एक तो पूर्वार्ध भाग और एक कौन सा भाग बताओ? उत्तरार्ध भाग। रतन सेन पद्मावती के विवाह तक की कथा, पहले जो भाग था, प्रथम जो भाग था, पूर्वार्ध जिसे कहते हैं, उसमें रतन सेन और पद्मावती के विवाह तक की कथा है। यानी कि दोनों दोनों का जो विवाह है, किस किस का? जो चित्तौड़ का राजा था बताओ कौन? रतन सेन। और जो सिंगल द्वीप की रानी थी पद्मावती, उसके विवाह का वर्णन पूर्वार्ध भाग में किया गया है। तथा उत्तरार्ध भाग में क्या किया गया है? विवाह उत्तर जीवन की कथा, यानी विवाह के बाद की कथा, यानी कि विवाह तक की कथा प्रथम भाग में है। प्रथम भाग से मतलब पूर्वार्ध भाग। और विवाह के बाद की जो कथा है वो किस में है? उत्तरार्ध भाग में है। आलोचक पूर्वार्ध भाग को कल्पना प्रसूत एवं उत्तरार्ध भाग को ऐतिहासिक मानते हैं। यानी कि जो कुछ आलोचक हैं, आलोचक सभी जगह होते हैं, हमारे जीवन में भी आलोचक होते हैं और आलोचकों का होना आवश्यक भी है, जिससे हमें अपनी कमियों का जो है देखने को मिल जाए, कमियों का पता भी हमें चल जाए, सच्चाई सामने आ जाए, है ना। लेकिन कुछ आलोचक ऐसे होते हैं जिनका काम ही आलोचना करना है, चाहे कार्य अच्छा किया चाहे बुरा किया। तो हमें ऐसे आलोचक नहीं बनना है ना। देखिए, तो कुछ आलोचकों ने क्या कहा कि इसका जो पहला भाग है वो कल्पना प्रसूत है, अर्थात उसमें कहीं भी सत्यता नहीं है, अर्थात सारी की सारी कल्पना प्रसूत वो चीज़ें हैं पहले भाग में। लेकिन उत्तरार्ध भाग बताओ कैसा है? ऐतिहासिक मानते हैं, इसका संबंध इतिहास से रहा है। डॉक्टर हरदेव बारी द्वारा प्राकृत साहित्य का इतिहास पंथ के अनुसार इस रचना का मूल स्रोत प्राकृत में रचित रत्न शेखर कथा को माना गया है। यानी जो हरदेव बारी है, इन्होंने इस कथा का जो मूल स्रोत माना है, वो ध्यान रखना है, इस चीज़ को आपको नोट करना है। क्या माना है? रचित जो रत्न शेखर कथा है। कौन सी कथा? रत्न शेखर कथा। इसको इसका क्या माना है स्रोत की? यहाँ से इस चीज़ को, जो इसकी कहानी है उसको लिया गया है, इस कथा को लिया गया है। ये ऐसा मानना किसका है? डॉक्टर हरदेव बारी का ये मानना है। चलिए भैया आगे चलिए। देखिए, पद्मावत पद्मावत के विभिन्न पात्र विभिन्न दार्शनिक तत्वों के भी प्रतीक हैं। इस दृष्टि से इसे रूपक काव्य भी कहा जा सकता है। ध्यान रखना, क्या कहा जा सकता है इसे? रूपक काव्य। महाकाव्य तो हमने कहा, लेकिन इसे किस नाम से भी जाना जाता है? रूपक काव्य। क्योंकि इसकी जो पात्र हैं, पात्रों का चरित्र चित्रण इतना अच्छे से किया गया है कि इसको दार्शनिकता इस काव्य में दिखाई देती है। इस कारण से इसे बताओ कैसा काव्य माना जाता है? रूपक काव्य माना जाता है। एक एक पात्र की अपन चर्चा करने वाले हैं कि किस किस पात्र को क्या क्या माना गया है, उसका संकेत, उसमें व्यंग कहाँ कहाँ किस तरह से निकला है, उन सारी चीज़ों की अपन बात करेंगे। प्रतीकार्थ है ये, है ना। प्रतीकार्थों का संकेत रचना के अंत में स्वयं कवि जायसी के द्वारा निम्न अनुसार दिया गया है। ये कथन है, ये कथन आपको ध्यान रखना है। ये कथन किसका है? जायसी का ही है। कि तन, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, ये सारी चीजें से याद हो जाएंगी आपको। तन चितौर मन राजा कीना, ये सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना,
गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती है दुनिया धंधा, वाचा सोड़ा नहीं चित धंधा। राघव दूत सोई सतानु, माया अलादून सुल्तानु। अर्थात ये जो कथन कहा गया है, ये जो बात कही गई है इस पद्यांश में, इस पद्यांश को मैंने बहुत अच्छे से निचोड़ करके आपके सामने कुछ 4 लाइनों में इसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। देखिए, और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता ही है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। सुन लीजिए, यहाँ 5 जो पात्र हैं उन पात्रों के नाम दिए गए हैं। 5 पात्रों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। 5 पात्रों के प्रतीक भी यहाँ दिए गए हैं। इनसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। पात्र है और प्रतीक है। जैसे चित्तौड़, चित्तौड़ को किसका प्रतीक माना गया है? तन या शरीर का प्रतीक माना गया है। वहीं सिंगलदीप श्रीलंका, इसको बताओ किसका प्रतीक माना गया है? हृदय का प्रतीक माना गया है। बताओ चित्तौड़ का संबंध बताओ किससे था? इसके नायक का था। नायक तो आपको कमेंट में करना है कौन था। सिंगलदीप का संबंध बताओ किससे था? इस महाकाव्य की नायिका से था। नायिका का कमेंट्स पे आपको नीचे करना है। राजा रतन सेन नायक, देखो नाम आ चुका है। राजा रतन सेन तो कौन था? नायक। जो बताओ किसका प्रतीक था? मन या योगी साधक का प्रतीक था। वहीं रानी जो पद्मावती थी वो नायिका के रूप में थी। और बताओ कैसी थी बुद्धि उसकी? सात्विक बुद्धि का प्रतीक उसे माना जाता था। वहीं रानी नागमती सहनायिका थी और सांसारिक बुद्धि का संबंध उससे माना जाता था। ये आपको ध्यान रखना ही है, कैसे भी आपको याद होना ही चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है ये। देखिए, वहीं इसमें एक पात्र था हीरामन तोता। हीरामन तोता को इसमें किसका संकेत बताया? गुरु का संकेत बताया। वहीं राघव चेतन जो सभा पंडित था, उसे बताओ किसका प्रतीक माना? शैतान का प्रतीक माना। और अलाउद्दीन खिलजी बताओ इसको किसका प्रतीक माना? माया। इस प्रकार से जो पात्रों का जो चरित्र चित्रण किया गया, पात्रों को जो दार्शनिकता दी गई, इस कारण से तो इसे बताओ क्या भी कहा जाता है? इस कारण इसे रूपक काव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? इस कारण इसे रूपक काव्य भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें और ये जो 8 जो मैंने आपको पात्रों के नाम बताए, ये 8 के साथ में इनके संकेत आपको याद ही होने चाहिए। ये एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। बात करें कुछ विशेष तथ्य की, कि आचार्य शुक्ल ने इस प्रतीक योजना में फेरबदल करके राजा रतन सेन को आत्मा एवं पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक माना है। तो ये चीज़ भी आपको याद कर लेनी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है नायक रतन सेन, उसको तो आत्मा का प्रतीक बताया है। और जो नायिका पद्मावती है उसको बताओ किसका प्रतीक बताया है? परमात्मा का प्रतीक उसे बताया है। देखिए, इस ग्रंथ में आरंभ में कवि ने मसनवी शैली की रूढ़ी के अनुसार शाह वक्त शेरशाह की प्रशंसा की है। किसकी प्रशंसा की है? शाह वक्त शेरशाह। मसनवी शैली क्या है? जिसमें पहले ईश वंदना की जाती है। ये सारी चीज़ें अपन मसनवी शैली के बारे में कल मैंने आपको पूरा बताया है। जब सूफी काव्य की अर्थ विशेषताएं प्रवृत्ति बताई तो मैंने मसनवी शैली को अच्छे से बताया। तो आप मसनवी शैली पढ़ने हैं तो पिछली क्लास तो देखिए, प्लेलिस्ट आप सर्च कीजिए, हिंदी साहित्य के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। शेरशाह दहली सुल्तानू, चारऊ खंड तपे जस भानु। ओही छाछ राज ओ पाटू, सब राजा भुई धरा ललाटू। ये कथन भी किसका है बताओ? ये जायसी का कथन है, जिसने मसनवी शैली में ये बात कही है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि रचना शेरशाह सूरी के शासनकाल में रची गई थी। तो एक तथ्य यहाँ से निकल गया। ये रचना बताओ कब लिखी गई? शेरशाह सूरी के शासनकाल में लिखी गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को समासोक्ति कहकर पुकारा है। इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को क्या कहकर पुकारा है? समासोक्ति कहकर इस रचना को पुकारा है। चलिए भाई, आचार्य शुक्ल के अनुसार यह सर्वाधिक प्रौढ़ और सरस प्रेम मार्गी काव्य माना जाता है। यानी कि अच्छा काव्य है, प्रौढ़ भी है, प्राचीन भी है, और बताओ कैसा है? सरस। इसको आसानी से समझा भी जा सकता है। इसमें एक स्थान पर नागमती के 12 महीनों की वियोग दशा का वर्णन किया गया है, जिसे 12 मासा कहा गया। ध्यान रखना, नागमती कौन थी? इस महाकाव्य की सह नायिका थी। कौन थी बताओ? नागमती सह नायिका। जबकि नायिका तो बताओ कौन थी? जो आपकी रतन जो सिंगलदीप की रानी थी वो आपकी क्या थी? नायिका। लेकिन ये बताओ नागमती कौन थी? इसमें सह नायिका थी। अब इसके जो वियोग का दशा वर्णन किया गया है उसे बताओ किस नाम से जाना जाता है? 12 मासा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, एग्जाम में पूछा ही जाता है। ध्यान रखना, 12 मासा वर्णन। ठीक है, चलिए भाई आगे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की अपन चर्चा करेंगे। ग्रंथ के प्रारंभ में जायसी ने ईश्वर स्तुति लिखी है, और ईश्वर स्तुति की है। वो ईश्वर स्तुति क्या है? सुमरो आदि एक करतारो, जही जिद ने करें संसारो। ये बताओ क्या है इसकी? ईश्वर की आराधना इन्होंने की है। ईश्वर के स्तुति से अपने ग्रंथ को प्रारंभ किया है। तो पूछ लिया जाता है कि ये कथन किसका है? तो ध्यान रखना, जायसी का है। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को भक्ति काल का वेद वाक्य कहा है। ऐसे कथन एग्जाम में प्राय पूछ ले जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को भक्ति काल का वेदव्यास कहा है। तो भक्ति काल का वेदव्यास किसे कहा है? तो ध्यान रखना, किसको कहा है? पद्मावत को कहा है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है।
पिड़ सो कहू संदेशना, हे भौरा हे काग, सो धनी बिरही जारी, मोहिते हूँ धुआं हम लाग। ये कथन जायसी का है। विजय देव तारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक रचना कहकर पुकारा है। एक एक कथन मैंने चुन चुन कर लिया है, सारे की सारे आपको बहुत महत्वपूर्ण कथन आपको देखने को मिल रहे हैं। अखरावट जो इनकी रचना है, सेकंड रचना कौन सी बताओ इनकी? अखरावट। अखरावट की रचना है, इसमें इस रचना में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सूफी मत के सिद्धांतों से संबंधित चौपाइयाँ लिखी है। तो सीधी सीधी प्रश्न पूछ जाएगा कि अखरावट के अंतर्गत वर्ण विषय क्या है, तो ध्यान रखना है इसमें क्या है कि जो वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर है उसके आधार पर सूफी मत के सिद्धांतों के संबंध में चौपाइयाँ लिखी गई है। बताओ किसमें? अखरावट। अखरावट भी किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। इस रचना में मुसलमान और इस्लामी विचारधारा के आधार पर जीव, बल, प्रकृति इत्यादि का सैद्धांतिक विवेचन किया गया है। महत्वपूर्ण चीज है अखरावट, सीधी सीधी प्रश्न पूछेगा अखरावट किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। पर इनकी और भी रचना है, जैसे आखिरी कलाम। आखिरी कलाम भी किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है आखिरी कलाम। रचना के संदर्भ में इस रचना में रोजे कयामत यानी प्रलय के दिनों में होने वाली स्थिति का वर्णन किया गया है। किसमें? आखिरी कलाम में प्रलय के होने वाली स्थिति का वर्णन किया गया है। इस रचना में उल्लेखित कथानक कुरान ग्रंथ में उल्लेखित की कथा के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण रचना है। आखिरी कलाम पूछी गई है कई बार, किसकी रचना है? इनसे संबंधित नाम याद रख लीजिए। अखरावट किसकी रचना है, आखिरी कलाम किसकी रचना है, इसके अंदर से नहीं पूछा जाता, लेकिन रचनाओं के नाम तो पूछे जाते हैं कि किस कवि से संबंध है, किस कवि की ये रचना है। चलिए भाई, इसमें मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है आखिरी कलाम में। चित्ररेखा एक और इनकी रचना है, जिसमें जायसी द्वारा रचित लघु प्रेमाख्यान श्रेणी की रचना मानी जाती है। इस रचना में चंद्रपुर की राजकुमारी चित्ररेखा, कन्नौज के राजकुमार प्रीतम कंवर की प्रेम कथा है। तो ध्यान रखना, चित्ररेखा भी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, जिसमें चित्ररेखा और कन्नौज के राजकुमार बताओ कौन? प्रीतम कंवर की प्रेम कथा का क्या किया गया है? वर्णन इसमें किया गया है। गहरा नामा इनकी एक और इंपॉर्टेंट रचना है। इस रचना को आत्मा परमात्मा के आध्यात्म विभाग का क्या किया गया है? वर्णन इसमें किया गया है। किसका? आत्मा और परमात्मा का बताओ क्या किया गया है? विभाग का वर्णन किया गया है। इस रचना में कहार जाति, इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं कि इस रचना में किस जाति का वर्णन किया गया। तो जैसे नाम इसका क्या है? कहरा नामा, तो कहार जाति के लोकगीतों में प्रचलित कहरवा राग का प्रयोग इसमें किया गया है। तो कौन सी राग? कहरवा राग का प्रयोग इसमें किया गया है। देखिए भाई, एक और इनकी रचना है मसला नामा। कौन सी रचना है साथियों? मसला नामा इनकी एक और रचना है। तो मसला नामा इस रचना में जायसी द्वारा ईश्वर के समक्ष अपना आत्मनिवेदन प्रस्तुत किया गया है। ईश्वर से व्यक्ति क्या कर रहा है बताओ? आत्मनिवेदन किया कर रहा है। बताओ कौन कर रहा है? जायसी के द्वारा ही किया जा रहा है। जायसी ने अपने पूर्व रचित 4 प्रेमाख्यानक रचनाओं का उल्लेख किया है, मुग्धामागधी, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। साथियों, इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है उनको तो याद कर लेना ही है। पद्मावत है, आखिरी कलाम है, मसलानामा है, केरानामा है, अखरावट है, ये आपको रचनाएं याद होनी ही चाहिए, इनके बिना काम नहीं चलेगा। पद्मावत को तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, 1540 में लिखा गया था, है ना। कितने खंडों में इसको बांटा गया, कौन सी शैली का इसमें प्रयोग किया गया, कौन नायक था, कौन नायिका थी, है ना। संकेत जो है वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की छोटी सी क्लास। कल हम चर्चा करेंगे और सूफी काव्य के महत्वपूर्ण कवियों की। क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। जो विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ेगा। थैंक यू।